गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे क्षितिज बुक का पार्ट 2 जिसका नाम है ल्हासा की ओर। इस पार्ट के जो राइटर हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं 22वीं सदी, दर्शन दिग्दर्शन, घुमक्कड़ शास्त्र। तो बच्चों, राहुल जी का जन्म 1893 ईस्वी में आजमगढ़ में हुआ था। इन्हें चीनी, जापानी, रूसी, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता कहा जाता था, यानी कि महापंडित कहा जाता था। तो अब आइए पढ़ते हैं चैप्टर के बारे में। राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा का वर्णन इस पाठ में किया गया है। उस समय तिब्बत जाने के लिए नेपाल के रास्ते से जाना पड़ता था। उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के रूप में की थी। ल्हासा क्या है? ल्हासा है तिब्बत की राजधानी। तो इसीलिए उन्होंने इस पाठ का नाम ल्हासा की ओर रखा है। ये उनका यात्रा वृत्तांत है। उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी उन्होंने हमें भली प्रकार बताया है कि तिब्बत में किस प्रकार का जीवन था। तो आइए पढ़ते हैं अपना चैप्टर ल्हासा की ओर। पाठ ल्हासा की ओर में राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी यात्रा का वृत्तांत बताया है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिकपोड़ का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। उन्होंने ये बताया है कि उस समय जो रास्ता था वहीं से ही सब चीज़ें, हिंदुस्तान की भी जितनी भी चीज़ें थीं वो तिब्बत जाती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। इनमें कभी चीनी पलटन हुआ करती थी, यानी सैनिक। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके थे। समय के साथ में जिनमें फौजी रहते थे वो मकान भी अब गिर चुके थे। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते थे। मतलब एक दुर्ग मतलब किला था, वहाँ पे कुछ घर थे जिनमें आबादी थी। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहर गए। जब ये तिब्बत की यात्रा के लिए जा रहे थे तो रास्ते में ये चाय पीने के लिए ठहर गए। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें थीं और कुछ आराम की भी बातें थीं। वहाँ जाति पाति, छुआछूत ऐसा कुछ भी नहीं था और औरतें पर्दा भी नहीं करती थीं। और भिखमंगों को चोरी के डर से घर के भीतर कोई आने नहीं देता था। और वहाँ पर एक ये भी था कि अगर आप बिल्कुल अपरिचित हैं तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। मीन्स कि आपको अनुमति थी कि आप उनके घर में बैठ के चाय पी सकते हैं, और अगर आपको चाय के साथ में कुछ खाना भी है तो आप वो भी खा सकते हैं। वहाँ की एक विशेषता ये थी कि मक्खन और सोडा, नमक दे दीजिए। मतलब कि वहाँ पर जो चाय बनाई जाती थी उसमें मक्खन को मिक्स किया जाता था। और यदि आप वहाँ चाय के लिए जाते हैं तो वहाँ की जो बैठक की जगह चूल्हे से दूर थी, मतलब गैस से, और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर भी वहाँ चाय में मथ कर ला सकते हैं। मतलब आप उनके घरों के अंदर जाएं और चाय में मक्खन डाल के स्वयं भी ला सकते हैं। उसके बाद में राहुल सांकृत्यायन जी ने हमें ये बताया है बच्चों कि चीनी किले से जब वो आगे चले तो वहां पर उन्हें क्या दिखा? एक राहदारी मांगने आया। मतलब एक आदमी था, हमने उसने इनसे ये मांगा कि तो आप कहाँ के हैं, अपना कोई सबूत दीजिए। तो इन्होंने उसे चिटे दे दी, मतलब स्लिप, पर्चियां दे दी। उस दिन हम ठोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। मतलब ये ठोडला एक जगह थी, जब हम वहां जाते हैं लहासा तब एक ठोडला नाम की जगह पड़ी थी, ये वहां पहुंच गए थे। इनके साथ में इनका एक दोस्त भी था जिसका नाम था सुमति। और सुमति क्या था? वो वो करता था ब्राह्मणगिरी।
पंडिताइन मतलब, तो उसके जान पहचान के बहुत सारे आदमी भी थे, तो उन्हें रहने के लिए कुछ जगह भी अच्छी सी मिल गई थी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे। अब राहुल सांगटायन जी ने आपको ये तो पहले की बात बताई है। अब वो कह रहे हैं कि 5 साल बाद वो वापस वहीं आए थे, और भिकमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पे सवार होके आए थे। मतलब एक अच्छे से यात्री के रूप में आए थे और घोड़े पे सवार थे। बच्चों, पहले तो वो भिकमंगा बन के आए थे, उसके बाद 5 साल बाद जब वो आए तो वो अच्छे से हालात में होकर के आए। किंतु उस वक्त किसी ने उन्हें रहने की जगह नहीं दी, फिर उन्हें मजबूर होकर एक गरीब झोपड़े में रहना पड़ा। उसके बाद हमें राहुल सांकृत्यायन जी ने बताया है कि उन्होंने अपनी यात्रा आगे आरंभ की। तो डांडा ठोडला पार करना था। एक डांडा नाम की जगह थी। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें होती हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने की वजह से दोनों तरफ तक कोई गांव नहीं होता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी भी नहीं दिखता है। डाकुओं का सबसे ज्यादा खतरा वहीं था। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस एकांत जगह में अगर किसी की हत्या हो जाए तो आप किसको पकड़ेंगे? कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। डकैत वहां पे रहते थे और वो आदमी को मार डालते थे, उसके बाद में उसका पैसा वगैरह वो सब ले लिया करते थे। अब डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद अपने प्राणों का खतरा है। उसके बाद में इन्होंने ये बताया है कि हम तो भिकमंगे जैसे थे, जहीं कहीं वैसी सूरत देखते अपनी टोपी उतार कर जीभ निकाल कर दया दया करो, एक पैसा दो कह के भीख मांगने लगते। इन्होंने ये बताया है कि जब ये ठोडला जा रहे थे तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक भिकमंगे का रूप लिया, और जैसे ही इन्हें कोई आहट होती थी कि डाकू आएगा तो ये एकदम से ना भिकमंगे बन के वहीं कटोरा लेके बैठ जाते थे और भीख मांगने लगते थे। तो किसी को ये शक भी नहीं होता था कि इस व्यक्ति के पास में कुछ होगा। अब उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। तो इन्होंने सुमति अपने दोस्त से कहा कि लंकोज के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी चलेंगे। फिर इन्होंने 2 घोड़े किए और डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। फिर इन्होंने ये बताया कि हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। इनके दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर मतलब सफेद रंग के पहाड़ दिखाई दे रहे थे। और वहां पर इन्होंने ये भी देखा